A very good morning, dear students. We are back in BBBN online classes. In class 11th economics, today we are going to discuss about the properties of production possibility curve. Up to now, we have covered. There are two properties. The first one is it slopes downward. It slopes downward. इसके बारे में अपन अपना डिस्कशन अपनी लास्ट क्लास में कर चुके थे। जो रीजन बताया गया था वो ये बताया गया था, एज द रिसोर्सेज आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, दिस इज व्हाई फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स वी विल हैव टू मेक सैक्रिफाइस विद द यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड वाइस वर्सा। ये रीजन बताया गया था। दिस इज व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड। आई होप इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास में जो सेकंड पॉइंट आता है, वो सेकंड पॉइंट क्या आता है अपने पास में, it become concave at the origin. Concave at the origin. इसका भी रीजन बताया गया था। इसका रीजन बताया गया था ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट बिकम कॉनकेव। कॉनकेव एट द ऑरिजिन। अब एक बार थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर होता क्या है। सपोज अपन दो तरह की गुड प्रोड्यूस करते हैं, गुड एक्स और गुड वाई। ठीक है, इनिशियली अपन जो प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं एक्स की 10 यूनिट्स, वाई की 1 यूनिट। फॉर प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई, सपोज फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई, हम y की एक और यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू मेक सैक्रिफाइस विद द गुड x। क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज द रिसोर्सेज आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। रिसोर्सेज हमारे कांस्टेंट हैं, इसलिए y का प्रोडक्शन करने के लिए हमें x के प्रोडक्शन के साथ में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर मान लेते हैं कि आपने एक यूनिट का सैक्रिफाइस कर दिया, आपने एक यूनिट यहां पर सैक्रिफाइस किया और यहां पर आपके पास में एक यूनिट का एडिशनल प्रोडक्शन हो जाता है। अब इस एडिशनल प्रोडक्शन को आगे कैरी ऑन करने के लिए मान लेते हैं कि आपने एक यूनिट और प्रोड्यूस की, एक यूनिट और प्रोड्यूस की। नाउ द सैक्रिफाइस विल राइज। ये सैक्रिफाइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कारण क्या है उसका? बिकॉज द रिसोर्सेज आर इम्परफेक्ट मोबाइल। रिसोर्सेज क्या है? इम्परफेक्ट मोबाइल है। यानी कि ये सैक्रिफाइस अगर आपका बढ़ता है तो ये सैक्रिफाइस आपका 1 यूनिट से बढ़ करके मान लेते हैं 2 यूनिट्स पर आ जाता है। ये आपके पास में यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी 7, जबकि गेन कितना हुआ? केवल एक ही यूनिट का गेन हुआ। इस प्रोडक्शन को अगर और इंक्रीज करना चाहे, y की एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना चाहे, तो y की एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते ही ये सैक्रिफाइस और बढ़ेगा। ये सैक्रिफाइस और बढ़ेगा। सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो 3 यूनिट्स का अगर सैक्रिफाइस करना पड़ा आपको, तो यहां पर आउटपुट ऑफ x कितना रह जाएगा आपके पास में? 4 यूनिट्स का। कुछ समझ में आ रहा है? अब इस चीज को अगर मैं प्रैक्टिकली कंडीशन से अप्लाई करना चाहूं कि ऐसा क्यों होता है, तो एक बात को समझिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 20 लोग काम करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 20 लोग काम कर रहे हैं वहां पर। अब वो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट, पहली चीज ये समझे, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। अकाउंट का काम केवल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जबकि फाइनेंस का काम डिसीजन मेकिंग भी है। ठीक है, अब अकाउंट डिपार्टमेंट से अपने को लोगों को शिफ्ट करवाना है फाइनेंस में। मैनेजमेंट ये सोचता है कि भाई पहला बंदा अकाउंट से फाइनेंस में शिफ्ट किया जाए, तो कौन सा बंदा शिफ्ट किया जाएगा? Who has more knowledge than others? उन 20 में से वो एक बंदा चूज किया जाएगा जिसका नॉलेज फाइनेंस में बाकी 19 से ज्यादा हो। बिल्कुल। अब वो 19 से ज्यादा नॉलेज रखने वाला 20वां बंदा, यानी कि वो एक बंदा अकाउंट डिपार्टमेंट से निकाला जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। मान लेते हैं कि उस अकेले बंदे ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में 5 फाइल्स इन अ डे हैंडल कर ली, यानी कि 5 फाइलें वो अकेला इजीली मैनेज कर सकता है। वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट से और आदमी की जरूरत आती है। अब अगर हमें अकाउंट डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में और आदमी भेजने हैं उसी एफिशिएंसी लेवल पर जो पहले थे,
तो क्या केवल एक आदमी भेजने से 5 और फाइलें हैंडल हो जाएंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उस जो पहले बंदा गया था, he has more knowledge than others, he is more efficient than others। तो 19 बंदे उसके कंपैरिजन में कम नॉलेज रखते हैं इंडिविजुअली। तो अब हमें अगर उसकी एफिशिएंसी को मीट करना है तो एक से ज्यादा बंदे भेजने पड़ेंगे, यानी कि यहां पर इम्परफेक्ट मोबिलिटी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। दिस इज व्हाई इट इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी की डेफिनेशन क्या बताई थी? For producing an additional unit of a good, the existing good we will have to sacrifice। MRT है the rate at which units of one goods are sacrificed to produce an additional unit of another good। मैं यहां लिख देता हूं MRT की डेफिनेशन आपके लिए। MRT क्या था? The rate at which units of one good are sacrificed to produce an additional unit of another good। ठीक है, अब इस चीज का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है? MRT इज इक्वल टू लॉस अपॉन गेन। MRT इज इक्वल टू लॉस अपॉन गेन। तो इस कंडीशन में जो कंडीशन हमने यहां पर ले रखी है, जो टेबल हमने यहां बना रखी है, अगर मैं आपसे इसका MRT निकालने के लिए कहूं तो MRT क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन गेन। लॉस कितना है भैया? इससे पहले तो कंप्यूट ही नहीं होगा। नो लॉस नो गेन, इससे पहले का कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास में नहीं है, इसलिए इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास में न तो लॉस है न गेन है। लेकिन ये जो सेकंड कॉम्बिनेशन आया, इस सेकंड कॉम्बिनेशन में आपने y की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, पाने के लिए, बनाने के लिए x की एक यूनिट का सेक्रीफाइस किया, यानी कि ये बन गया 1/1 इज इक्वल टू 1। ये 1 MRT है। अब आगे देखते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन में। जब आप सेकंड से थर्ड में चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया? लॉस कितना हुआ यहां पर? 2 यूनिट्स का, यानी कि लॉस हो रहा है 2 यूनिट का, जबकि गेन कितना हो रहा है? y की 1 यूनिट का गेन होता है। तो MRT कितना हुआ? 2। सेम पैटर्न में आगे देखिए, इन फोर्थ कॉम्बिनेशन गेन कितना हुआ? 1 यूनिट का, जबकि सेक्रीफाइस कितना हो गया? 3 यूनिट्स का। तो 3 यूनिट्स का लॉस, 1 यूनिट का गेन, ये आपके पास में MRT आ गया 3। ये जो MRT आपके पास में आया, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे अगर आप डायग्राम पर डालना चाहें, अगर आप इसे डायग्राम पर डालना चाहें, ये आपके पास में OX एक्सिस, ये OY एक्सिस। यहां पर आप ले लीजिएगा गुड X, यहां आप ले सकते हैं गुड Y। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यहां पर आप गुड Y भी ले सकते हैं, यहां पर आप गुड X भी ले सकते हैं। अपने को इनकी रिलेशनशिप दिखानी है केवल। मान लेते हैं कि यहां पर ये X की जो यूनिट्स हैं आपके पास में 10 तक जाती हैं। मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि y की यूनिट जाती है 4 तक। ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जब x की 10 यूनिट प्रोड्यूस होती थी, x की 10 यूनिट प्रोड्यूस होती थी, y की कितनी यूनिट प्रोड्यूस होती थी? 1। आपने यहां पर पॉइंट लगा दिया। जब x की 9 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं तो y की यूनिट प्रोड्यूस होती है 2। ये आपने यहां पर डॉट लगा दिया, ठीक है। अब y की 1 यूनिट और प्रोड्यूस करनी है, यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो x की यूनिट रह जाती है 7। x की यूनिट रह जाती है
7। मैं यहां पर आपके आराम से समझ में आ जाए, मैं लाइनें खींच देता हूं, लाइनें ड्रॉ कर देता हूं। ये कॉम्बिनेशंस हैं, दीज आर द सेट्स। ये अलग अलग सेट्स हैं जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब लास्ट, जब y की 4 यूनिट प्रोड्यूस की तो यहां पर भी 4 यूनिट ही प्रोड्यूस हुई है आपके पास में। अब अगर मैं यहां पर शेप बनाना चाहूं, एक कर्व की शेप बनाना चाहूं, तो ये कर्व की शेप कुछ ऐसी आएगी। दिस वन इज कॉन्केव शेप। इस शेप को, इस उभरी हुई शेप को क्या कहा जाता है? कॉन्केव कहा जाता है। और अगर स्ट्रेट हो तो इसे नेगेटिव स्ट्रेट कहा जाता है, और अगर यही शेप इस तरह की हो तो इसे कॉन्वेक्स कहा जाता है। ये शेप कॉन्वेक्स, ये शेप कॉन्केव, दिस वन इज नेगेटिव स्ट्रेट। हमारे पास अभी जो शेप आती है वो इन तीनों में से देखिए किस तरह की शेप है? कॉन्केव शेप है। कॉन्केव शेप क्यों है? क्योंकि एमआरटी इंक्रीज करता है। एमआरटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। एमआरटी इंक्रीज क्यों करता है? बिकॉज गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। गुड्स क्या है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, इम्परफेक्ट मोबाइल है, एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट मोबिलिटी रखती हैं। इन सेट्स को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ए बी सी डी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, इस ए से बी पर जाने के लिए अगर ये गेन था आपके पास में, और ये लॉस था, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, टेबल में देख सकते हैं, ये लॉस था आपका, दिस वन इज लॉस, ठीक है। पहले देखिएगा इनिशियल ये लॉस कम था, ये लॉस बढ़ गया। एक मिनट के लिए मैं ये डायग्राम यहां पर कर दूं। ये लॉस था आपका, ये भी आपका लॉस है, ये भी आपका लॉस है। आपका लॉस कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है, लेकिन आपका गेन कांस्टेंट है। लॉस आपका कॉन्टिन्यूसली, इस एरो से देखिएगा, ये कॉन्टिन्यूसली ये एरो का साइज बड़ा होता जा रहा है, लेकिन गेन आपका हर जगह, हर लेवल पर कांस्टेंट है। इसका मतलब फॉर इंक्रीजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड वी विल हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड। किसी अनदर गुड की एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपनी एग्जिस्टिंग गुड के साथ में जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो ज्यादा और ज्यादा करना पड़ेगा। कारण एमआरटी। कारण क्या है? एमआरटी, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि अगर मान लीजिए गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती, अगर ये गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती तो इस पीपीसी का शेप क्या आता? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया कि जितना प्रोडक्शन y का इंक्रीज किया जाए उतना ही x की यूनिट के साथ में सेक्रीफाइस किया जाए। जितना प्रोडक्शन y का इंक्रीज किया जाए तो ये शेप क्या आती? तो एक बात के लिए आप यहां पर देखिएगा, उनकी डायग्राम आपको अपने आप बनाने हैं। टेबल में यहां बना लेता हूं x और y, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर ये 10 होता, यहां ये 2 होता, मान लीजिए, अज्यूम करना है अपने को। अब अगर अपन ने यहां पर 2 यूनिट्स का एडिशनल प्रोडक्शन किया, ये 4 किया, तो सेक्रीफाइस में कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। ये 8 हो जाएगा। कब है? जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। तो जितना प्रोडक्शन y का बढ़ाया जाएगा, यानी कि अगर यहां +2 होता है तो यहां -2 होना चाहिए। फिर अगर 2 यूनिट्स का और प्रोडक्शन किया, ये 6 किया, 2 यूनिट का और प्रोडक्शन किया, तो सेक्रीफाइस भी कितना होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए। यानी कि 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करें, प्रोडक्शन होना चाहिए 6 यूनिट का। अगला देखिएगा, 2 और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किए आपने, यानी कि 8 यूनिट प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो यहां सेक्रीफाइस फिर 2 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि यहां पर आपके पास में आउटपुट कितना बचेगा? 4, ठीक है। ये कब है? व्हेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये कंडीशन कब आएगी? व्हेन गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। हम जनरली जो बात करेंगे वो केवल इसकी बात करेंगे, बिकॉज द गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यहां पर अगर देखा जाए, हमारे एग्जिस्टिंग कंडीशन को अगर देखा जाए, तो गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हमें नहीं मिलती। हमें उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनका यूटिलाइजेशन करना होता है।
तो जब गुड्स आपस में या रिसोर्स आपस में इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उनकी शेप हमेशा क्या आनी है, कॉनकेव ही आनी है। लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन में मैं जनरली पूछ लेता हूं, इफ गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी, व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी, तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, इट विल बी नेगेटिव स्ट्रेट। ये क्या होगी, हमेशा नेगेटिव स्ट्रेट होगी। इसका डायग्राम मैं नहीं बनाना, इसका डायग्राम आपको अपने आप बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन जो जनरेट किए जाते हैं वो क्वेश्चन ये जनरेट किए जाते हैं, मैं अगर आपसे ये पूछ लूं, इफ देयर इज अ फ्लड इन द रावी रिवर, यानी कि रावी रिवर में अगर फ्लड आ जाए, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ओवर द पीपीसी ऑफ द पंजाब, पंजाब की पीपीसी पर क्या इफेक्ट आएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ड्यू टू फ्लड द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विल कोलैप्स। अब फ्लड आएगा तो रिसोर्स क्रिएट तो नहीं होंगे, कोलैप्स ही होंगे। रिसोर्स अगर कोलैप्स हो जाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, यानी कि पोटेंशियल प्रोडक्शन लेवल आपका कम कर जाएगा। यानी कि ड्यू टू फ्लड इन द रावी रिवर द पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ पंजाब विल फॉल, एज अ रिजल्ट पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, शिफ्टिंग और मूवमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कशन अपन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का आपका जो काम रहेगा वो रहेगा इस टेबल को बनाना, इससे डायग्राम बनाना, एमआरटी को रिवाइज करना, और जब गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो उसका डायग्राम बनाना। तब तक के लिए थैंक यू।